हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल। और आज से हम अपनी एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं क्लास 12th की ज्योग्राफी की, जिसका ये चैप्टर 1 होने वाला है, मानव भूगोल, प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र। इसके सभी नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में हमेशा की तरह मिल जाएंगे, तो उन्हें डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही साथ ज्योग्राफी की इस पूरी सीरीज़ को फॉलो कीजिए हमारे साथ, क्योंकि सारी चीज़ें आपको बिल्कुल डिटेल में बताई जाएंगी। और हर वीडियो की तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी चैप्टर्स के आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे, तो उसे भी बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस चैप्टर में आखिर हम पढ़ने क्या वाले हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि भूगोल क्या है, मानव भूगोल क्या है, मानव भूगोल की विचारधाराएं कौन कौन सी है, जैसे कि नियतिवाद, संभववाद या नवनिश्चयवाद, और लास्ट में देखेंगे भूगोल के क्षेत्र। जो पहला चैप्टर है हमारा वो थोड़ा सा छोटा है बाकी चैप्टर्स के मुकाबले, तो हम कोशिश करेंगे चीज़ें जो हैं वो डीपली डिस्कस करें और अच्छे से डिस्कस करें ताकि हमें कोई डाउट ना रहे। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भूगोल है क्या। तो देखिए, अगर हम ज्योग्राफी के बारे में बात करें तो ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिनका अर्थ क्या होता है, पृथ्वी का वर्णन। तो बेसिकली भूगोल क्या है, पृथ्वी का वर्णन। ठीक है, तो पृथ्वी के वर्णन यानी पृथ्वी के बारे में हम पढ़ते हैं किसके अंदर, भूगोल के अंदर। इसके जो जनक है यानी भूगोल के जनक किसको माना जाता है, इरेटोस्थेनिस को माना जाता है। ठीक है, साथ ही इसे मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। पहला है भौतिक भूगोल, दूसरा है मानव भूगोल। तो जो भौतिक भूगोल है वो हम पहले ही 11th में पढ़ चुके हैं, और अब 12th में हमें कौन सा पढ़ना है, मानव भूगोल। यानी अगर आपको याद हो तो 11th में जो आपने बुक पढ़ी थी वो भौतिक भूगोल थी, ठीक है, यानी उससे रिलेटेड थी, और अब कौन सी है, मानव भूगोल है। तो देखते हैं ज़रा। तो चलिए देखते हैं आखिर एग्जैक्टली है क्या। तो अगर हम बात करें तो भूगोल के मुख्य रूप से दो हिस्से हैं। पहला कौन सा, भौतिक भूगोल, दूसरा है मानव भूगोल। तो अगर हम मानव भूगोल के बारे में बात करें, इससे पहले हम एक बार भौतिक भूगोल को देखते हैं। देखिए, पहले हम पढ़ चुके हैं क्या, 11th के अंदर जलवायु विज्ञान, ये भी भौतिक भूगोल का हिस्सा है, यानी जलवायु के बारे में पढ़ना। दूसरा भू आकृति विज्ञान, यानी पठार, पहाड़, ठीक है, मैदान, इन सब के बारे में पढ़ना। तो ये हमने 11th में पढ़ा था। साथ ही साथ कौन सा, महासागरीय विज्ञान। तो जो महासागरीय विज्ञान है, महासागरों के बारे में पढ़ना, वो सब किस में था, 11th में था। तो बेसिकली भौतिक भूगोल के अंदर क्या होता है, पृथ्वी की संरचना के बारे में पढ़ते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है हमारा, नेक्स्ट है मानव भूगोल। देखिए, मानव भूगोल में हम पढ़ते हैं मानव और पृथ्वी के बीच के संबंधों के बारे में। कि पहले हमने पृथ्वी के बारे में सारा पढ़ लिया, अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है कि किस तरीके से मानव उस पृथ्वी के साथ इंटरेक्ट करता है, क्या क्रियाकलाप करता है और किस तरीके से उससे जुड़ा हुआ है। तो इसमें हम पढ़ेंगे जनसंख्या भूगोल, यानी जनसंख्या के बारे में, कृषि के बारे में, परिवहन के बारे में, पर्यटन के बारे में, ये सब टॉपिक्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा, बाकी डिटेल में हम समझेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखते हैं मानव भूगोल आखिर एग्जैक्टली है क्या। तो देखिए, आधुनिक मानव भूगोल यानी जो चल रहा है अभी, उसका जनक किसे मानते हैं, फ्रेडरिक रेडज़ेल को माना जाता है। ठीक है, ये सब नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर पूछ लिए जाते हैं। तो कौन है इसके जनक, फ्रेडरिक रेडज़ेल। इन्होंने अपनी किताब एंथ्रोपोजियोग्राफी के अंदर किसका वर्णन किया था, मानव भूगोल का। यानी यहाँ से बेसिकली शुरुआत हुई किसकी, मानव भूगोल की। यानी इस विचारधारा, इस थॉट के बारे में किसने सोचा था, फ्रेडरिक रेडज़ेल ने सोचा था, और इस थॉट के बारे में उसने वर्णन किया था कहाँ, अपनी एंथ्रोपोजियोग्राफी बुक के अंदर। अब इन्होंने उसी के अंदर क्या किया था, एक परिभाषा दी थी। तो रेडज़ेल ने क्या परिभाषा दी थी कि देखिए, मानव भूगोल मानव समाज और पृथ्वी के बीच संबंधों का क्या है, अध्ययन है, या संश्लेषित अध्ययन है बेसिकली। तो मानव भूगोल क्या है, एक तो मानव का समाज और पृथ्वी के बीच, यानी मानव समाज और पृथ्वी के बीच कैसे संबंध है, उसी के बारे में हम अध्ययन करते हैं किसके अंदर, मानव भूगोल के अंदर। एक और परिभाषा जो कि इंपॉर्टेंट है, एलन सी सैपल की। तो इन्होंने क्या कहा था कि देखिए, मानव भूगोल स्थित पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का क्या है, अध्ययन है। तो मानव क्या है, देखिए, जो पृथ्वी है वो तो स्थिर है ना, यानी वो इतनी जल्दी नहीं बदलती है। वो क्या है, वर्तमान में जैसी है तो एक लंबे समय तक वैसी रहेगी, कुछ काल बाद बदलेगी। तो इसीलिए उसको क्या कहा गया, स्थिर पृथ्वी। क्रियाशील मानव कहा गया क्योंकि मानव क्या है, क्रियाशील है, वो क्रियाएं करता है, और साथ ही साथ उन दोनों के बीच के परिवर्तन जो है, यानी जिस तरीके की वो क्रियाएं करते हैं, तो उनके बारे में। तो आपको ब्रीफली सिर्फ इतना समझना है अच्छे से कि मानव और प्रकृति के संबंध कैसे हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं किसके अंदर, मानव भूगोल के अंदर। तो बेसिकली भौतिक भूगोल किस पे डिपेंडेंट था, पृथ्वी पे, और मानव भूगोल किस पे निर्धारित है, मानव और पृथ्वी दोनों के संबंधों पे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो मानव भूगोल की विचारधाराएं क्या है। देखिए, मानव भूगोल की ना मूल रूप से ना 3 विचारधाराएं, नियतिवाद, संभववाद, नवनिश्चयवाद। पर एक बार हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि आखिर विचारधारा होती क्या है। तो देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, मानव भूगोल की विचारधाराओं से हमारा अभिप्राय अलग अलग वैज्ञानिकों के मानव भूगोल को देखने के नज़रिए से है। साधारण शब्दों में कहे तो आज तक मानव भूगोल के अनेक वैज्ञानिक हुए, उन सब वैज्ञानिकों ने जिस प्रकार मानव और पृथ्वी के संबंधों को दर्शाया, उसी से ही क्या बनी, यानी मानव भूगोल की विचारधारा बनी। तो कहने का मतलब क्या है, देखिए, हर व्यक्ति हर चीज़ को अलग तरीके से देखता है।
तो इसी तरीके से बहुत सारे वैज्ञानिकों हैं जिन्होंने भूगोल के बारे में क्या की, रिसर्च की। ठीक है, तो उन्होंने जिस तरीके से भूगोल को देखा वही क्या है, इसकी विचारधारा है। तो मुख्य रूप से तीन है, यानी तीन अलग अलग तरीकों से लोगों ने क्या किया है, भूगोल को देखा है। तो विचारधाराओं का मतलब क्या है कि जिस तरीके से, यानी उस पर्टिकुलर व्यक्ति के नज़रिए, यानी कैसे उसने उस चीज़ को देखा। तो तीन तरीके हैं, कौन कौन से? एक तो नियतिवाद, एक संभववाद और एक नवनिश्चयवाद। यानी इन तीन तरीकों से व्यक्तियों ने क्या किया है, भूगोल को देखा है, समझने की कोशिश की है, उसका वर्णन किया है। तो सबसे पहला कौन सा है हमारे पास, नियतिवाद या निश्चयवाद है। तो आपको इसके लिए ना थोड़ा सा ना पास्ट में जाना होगा, तो हम काफ़ी पीछे चलते हैं उस दौरान। ठीक है, जब क्या हुआ करता था, मानव आदिम हुआ करता था। आदिम होने का मतलब क्या है कि आदिवासी तो नहीं कह सकते हम, यानी जब वो शुरुआती दौर के अंदर था, जब वो इतना विकसित नहीं था, जब वो पुरानी अवस्था में था। ठीक है, जिसे हम आदि मानव कहते थे। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या था, एक बार ज़रा रिकॉल करने की कोशिश करें आप। तो उस स्थिति में क्या था कि प्रौद्योगिकी का जो स्तर था वो निम्न था, यानी टेक्नोलॉजी तो ज़्यादा अच्छी नहीं थी, साथ ही साथ मानव का विकास भी ना के बराबर हुआ था। अब इन सब वजहों से वो क्या करता था, वो प्रकृति की सुनता था और उसकी पूजा करता था और उससे डरता था, क्योंकि ना तो उसने कभी प्रकृति को समझा था और ना उसे पता था कि ये सब चीज़ें कैसे होती हैं। तो इस वजह से उसे क्या लगता था कि प्रकृति क्या है, एक देवता है, वो उसकी पूजा करता था। ठीक है, और उसी के अनुसार अपना जीवन जीता था। ठीक है, मानव सीधे तौर पर प्रकृति पर निर्भर था और वह किसी भी रूप में प्रकृति को प्रभावित नहीं कर सकता था। कहने का मतलब है कि वो अपना सारा काम प्रकृति के अनुसार करता था, जैसे कि प्रकृति उसे अलाउ करती थी। वो अपनी तरफ से कोई हाथ पैर नहीं मारता था, अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं करता था। अगर मैं आपको एक उदाहरण से समझाऊं तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए, पुराने समय में जब मानव क्या था, आदिवासी था, तो जब बारिश नहीं होती थी तो वो सिंचाई के लिए क्या करता था, ये नहीं करता था कि वो कहीं से पानी की व्यवस्था करे या नदी से पानी लेकर आए खेतों में, नहीं करता था, क्योंकि उन्हें इन सब चीज़ों का आइडिया नहीं था। वो क्या करता था, वो पृथ्वी की पूजा करने लग जाता था और उसे खुश करने की कोशिश करता था ताकि बारिश हो सके। ठीक है, तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि था क्या, कि मानव को कोई ज्ञान नहीं था। अब ज्ञान ना होने की वजह से उसे पता ही नहीं था कि उसे क्या करना चाहिए, तो इस वजह से वो क्या करने लगा, वो पृथ्वी की पूजा करने लगा, वो उसे सर्वशक्तिमान मानने लगा और उसी के अनुसार अपना जीवन जीने लगा, उसमें कोई बदलाव नहीं करने लगा। अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, तो अगर अभी आप समझें तो गर्मी होती है तो हम क्या करते हैं, हम कूलर चला लेते हैं ना। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कूलर है। ठीक है, हमने क्या किया है, हमने पृथ्वी को समझकर एक ऐसी चीज़ बनाई है जिससे हमारा समाधान हो सके। पर उस समय मानव के पास इतना ज्ञान नहीं था ना, तो वो उस स्थिति में क्या करता था कि वो सिर्फ प्रकृति के अनुसार चलता था। अगर प्रकृति अच्छे से चल रही है तो वो अच्छे से चलता था, बुरी चल रही है तो उसे मनाने का प्रयास करता था, यानी उसे कोई ज्ञान नहीं था। तो इसी वजह से वो अपना जीवन प्रकृति के अनुसार जीता था। इसे बोलते हैं निश्चयवाद या नियतिवाद। नियतिवाद का मतलब हो गया कि जो नियति में लिखा है वही होगा। नियति हम किस्मत को बोलते हैं ना, तो कहने का मतलब वही हो गया कि मानव उस समय नियति के अनुसार चलता था, वो अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं करता था। आगे अगर हम देखें तो इसी को ही कहा गया क्या, मानव का प्रकृतिकरण। मानव के प्रकृतिकरण का मतलब क्या है कि जब मानव प्रकृति के अनुसार चलने लगा। तो देखिए, निश्चयवाद की स्थिति को ही मानव का प्रकृतिकरण कहते हैं। इस स्थिति के अंदर मानव ने पृथ्वी के अनुसार जीना सीख लिया था, यानी वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करता था, जो पृथ्वी कहती थी वो उसी अनुसार जीता था। मानव के ऊपर पृथ्वी का प्रभाव ज़्यादा था, यानी पृथ्वी का प्रभाव किसके ऊपर ज़्यादा था, मानव के ऊपर, यानी पृथ्वी अपने अनुसार मानव को चलाती थी। और इस विचारधारा के समर्थक कौन है, रेडजेल और हमबोल्ट। ठीक है, आगे अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट आता है संभववाद। अब संभववाद उसके आगे की स्थिति। आगे चलते चलते क्या हुआ कि धीरे धीरे मानव ने क्या किया कि टेक्नोलॉजी विकसित की। अब उसने प्रकृति को समझा और प्रकृति को समझने के बाद क्या किया, प्रौद्योगिकी को विकसित किया। अब उस प्रौद्योगिकी के माध्यम से, यानी टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो क्या करने लगा, प्रकृति को प्रभावित करने लगा, उसे अपने अनुसार क्या करने लगा, चेंज करने लगा। तो यहीं पर आ गया क्या, संभववाद। यानी अब मानव क्या करने लगा, संभावनाएं बनाने लगा। तो अगर आप कंपेयर करके देखें तो पहले क्या था, उसके पास ज्ञान नहीं था, अब उसके पास ज्ञान था। पहले उसे पता ही नहीं था कि करना क्या है, तो वो क्या करता था, प्रकृति की पूजा करने लग जाता था। अब ज्ञान की वजह से उसे पता था कि समस्या क्या है और उसका समाधान कैसे करना है, तो इस वजह से अब वो क्या करने लगा, अपने अनुसार चीज़ें सही करने लगा। तो इस विचारधारा के समर्थक कौन है, विडाल डीला ब्लास थे। ठीक है, ये विचारधारा निश्चयवाद के आगे की स्थिति को दर्शाती है, जब मनुष्य का विकास हुआ और वह प्रकृति के नियमों को समझने लगा। तो प्रकृति के नियमों को समझने के बाद मनुष्य ने प्रकृति को प्रभावित करना शुरू कर दिया और अपने अनुसार प्रकृति को ढालना शुरू कर दिया। ठीक है, यानी अब वो उससे डर के नहीं रहता था, अब वो जो भी समस्या लगती थी उसका समाधान कर लेता था। तो मनुष्य क्या हो गया, पृथ्वी से स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्र कैसे हो गया कि पहले वो पृथ्वी के अनुसार रहता था, अब वो उससे स्वतंत्र हो गया, क्योंकि वो समझ गया था कि इन सब चीज़ों से डील कैसे करना है। अपने अनुसार पृथ्वी को बदलने लगा और पृथ्वी पर उपस्थित संसाधनों का क्या करना सीख गया, प्रयोग करना सीख गया। उदाहरण के लिए मानव ने गर्मी में बचने के लिए कूलर
और सर्दी में बचने के लिए स्वेटर बनाना सीख लिया। अगर पहले ऐसा होता तो सर्दी के समय वो पूजा करता कि गर्मी पड़ जाए, गर्मी के समय पूजा करता कि सर्दी पड़ जाए, क्योंकि उसे पता ही नहीं था ना कि क्या करना है। पर अब जब उसे ज्ञान हुआ तो उसने ये सब चीज़ों का समाधान ढूंढा। तो नियतिवाद का मतलब कि वो प्रकृति के अनुसार चलता था, और संभववाद का मतलब कि अब प्रकृति को वो अपने अनुसार चलाने लगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसी को बोला जाता है क्या, प्रकृति का मानवीकरण। कहने का मतलब क्या है कि पहले क्या था, मानव का प्रकृतिकरण हुआ था, यानी मानव के ऊपर प्रकृति हावी थी, और ये क्या है, प्रकृति का मानवीकरण है, यानी अब प्रकृति के ऊपर मानव हावी हो गया। किस तरीके से, देखिए प्रकृति का मानवीकरण उस स्थिति को कहा गया जब मनुष्य प्रकृति के नियमों को समझने लगा और प्रकृति को प्रभावित करने लगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ, मनुष्य के पास ज्ञान आ गया तो वो प्रकृति को समझने लगा और उसे प्रभावित करने लगा। तो यही हो गया क्या, प्रकृति का मानवीकरण। ठीक है, नियतिवादी विचारधारा में जब मनुष्य पृथ्वी के अनुसार रहता था, ठीक है, अब उसने पृथ्वी को अपने अनुसार परिवर्तित करना सीख लिया और इसे ही प्रकृति का मानवीकरण कहा गया। तो यानी पहली वाली विचारधारा के अंदर जब मनुष्य प्रकृति के अनुसार रह रहा था, अब उसने इसको बदलकर प्रकृति को अपने अनुसार करना सीख लिया, और यही हुआ क्या, प्रकृति का मानवीकरण। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास है नवनिश्चयवाद। अब नवनिश्चयवाद की स्थिति कौन सी है, देखिए पहली स्थिति थी जिसमें पूरी तरीके से मानव प्रकृति पर निर्भर था। दूसरी स्थिति थी जिसमें पूरी तरीके से मानव क्या करने लगा, पृथ्वी को परिवर्तित करके अपने अनुसार करने लगा। ठीक है, तीसरी विचारधारा आई। तीसरी विचारधारा कौन सी थी, नवनिश्चयवाद। देखिए ये क्या था, ये इन दोनों के बीच का रास्ता थी। बीच का रास्ता कैसे थी, इसे रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहा जाता है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। इसके अनुसार मनुष्य ना तो पूरी तरह से प्रकृति को बदल सकता है और ना ही प्रकृति पूरी तरह से मनुष्य को प्रभावित कर सकती है। देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए मनुष्य के पास ज्ञान है यानी साइंस है, तो उसकी भी एक लिमिट है ना। लिमिट होने का मतलब क्या है कि उस लिमिट से ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते ना। वर्तमान में अगर हम देखें तो कोरोना है, ठीक है, अब हमारे पास टेक्नोलॉजी है, पर पहले हमें समझना पड़ेगा तभी तो वैक्सीन बनेगी ना। तो उसी चीज़ को देखते हुए साइंस की भी एक लिमिट है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि मनुष्य पृथ्वी की हर चीज़ को कंट्रोल कर सकता है। जैसे मान लीजिए बाढ़, तो बाढ़ तो आएगी ही ना, मनुष्य क्या कर सकता है, उससे बचने के उपाय कर सकता है। तो पहली चीज़ ये हो गई। तो इसके अंदर क्या बोला गया, देखिए ना तो पूरी तरह से मनुष्य पृथ्वी को प्रभावित कर सकता है, ना पूरी तरह से पृथ्वी मनुष्य को प्रभावित कर सकती है। तो इन्होंने क्या बताया, बीच का रास्ता बताया। बीच का रास्ता कैसे, कि प्रकृति को समझो और उसके अनुसार क्या करो, रिएक्ट करो। क्योंकि ना तो मनुष्य पूरी तरीके से पृथ्वी को प्रभावित कर सकता है, ठीक है, और ना ही प्रकृति मनुष्य को पूरी तरह से प्रभावित कर सकती है। उदाहरण के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो मनुष्य भूकंप नहीं रोक सकता, यानी वो प्रकृति को प्रभावित नहीं कर सकता। पर साथ ही साथ वो क्या कर सकता है, कुछ हद तक प्रकृति को प्रभावित कर सकता है। कैसे, पक्के मकान बनाकर, ऐसी टेक्नोलॉजी बनाकर जिससे ज़्यादा से ज़्यादा भूकंप झेलने लायक मकान बन सके। ठीक है, वो गर्मी खत्म नहीं कर सकता, पर वो क्या कर सकता है, वो अच्छा एसी या कूलर बना सकता है जिससे गर्मी ना लगे। तो इस तरीके से हो गया बीच का रास्ता। ठीक है, तो यही है क्या, नवनिश्चयवाद। इस विचारधारा के अंदर ये बताया गया कि मनुष्य पृथ्वी के नियमों को समझकर अपने अनुसार रह सकता है। तो देखिए जो तीनों विचारधाराएं बताई गई, अगर मैं उसे सम अप करूं तो नियतिवाद के अंदर बोला गया कि प्रकृति मानव के ऊपर है। उसके बाद संभववाद में बोला गया कि मानव प्रकृति के ऊपर है। ठीक है, और लास्ट वाली नवनिश्चयवाद में बोला गया कि कोई किसी के ऊपर नहीं है। बीच का रास्ता यह है कि कुछ स्थिति के अंदर प्रकृति मानव के ऊपर है और कुछ स्थिति में मानव प्रकृति के ऊपर है। आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कीजिए। ठीक है, आपके हर सवाल का जवाब हमारे द्वारा दिया जाएगा। आप पर्सनली इंटरेक्ट करना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, सभी क्वेश्चंस आपके क्लियर किए जाएंगे। अब ये विचारधारा ना तो निश्चयवाद की तरफ पूरी तरीके से प्रकृति को मानव के ऊपर दिखाती है और ना ही संभववाद की तरह मानव को प्रकृति के ऊपर दिखाती है। इन दोनों के बीच का रास्ता दर्शाती है। लास्ट में अगर हम देखें तो हमें पढ़ना है क्या, मानव भूगोल के क्षेत्र, यानी किस किस बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए नगरीय भूगोल, नगरों के बारे में पढ़ेंगे हम इसमें, जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे, आर्थिक भूगोल के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ आवास भूगोल, सामाजिक भूगोल। ये सारे टॉपिक्स अगर अभी आपको क्लियर नहीं भी हो रहे हैं ना तो कोई नहीं, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे ना आपको क्लियर होते जाएंगे। आपको बस अभी याद रखना है कि मानव भूगोल में हम ये पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर इस वीडियो का ज़रूर देखें, तभी आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। नोट्स हमेशा की तरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पर्सनल इंटरेक्शन के लिए। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियो सिर्फ ज्योग्राफी पॉलिटिक्स की ही नहीं, साथ ही साथ इंग्लिश और इकोनॉमिक्स की भी आने वाली हैं। और लाइक कीजिए वीडियो को, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे को मोटिवेट करता है ऐसी और वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू।